Okay, very good morning to all of you. And as you must have already seen the notice that from tomorrow you are having some kind of a mini summer holidays. It might not have made you very happy क्योंकि summer holidays का duration बहुत बड़ा तो नहीं है. हर साल summer holidays जो है 1 महीने का होता है. अब तुम बोलोगे कि ये तो हमारा summer holidays कम कर दिया, ठीक है ना? Well, times are different. So therefore the decisions are also different. I'm sure you must have been, you would have been more happy at the duration being longer. All those things are there. But chalo, jo bhi hai, at least summer holidays are starting. So cheer up and enjoy the holidays. But then obviously it's not enjoyment only that is holidays are meant for. I hope you will also spend time fruitfully with some activities of yours other than academics. देखो मैं हमेशा फोकस करता हूँ या एम्फेसाइज करता हूँ कि लाइफ में सिर्फ एकेडमिक्स ही हर चीज को कैरी नहीं करता है. लाइफ में अदर स्किल्स भी चाहिए और उसमें से एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? एक होता है पर्सनल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स के अंदर बहुत कुछ आता है. जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को राइटिंग का शौक है ना? किसी को रीडिंग का भी शौक हो सकता है, किसी को पेंटिंग है, किसी को डांस है ना? किसी को इंस्ट्रूमेंट्स के शौक. जैसे मुझे पर्सनली इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत शौक, ठीक है ना? लाइक इन माय हाउस आई हैव मोर देन 15-20 इंस्ट्रूमेंट्स. आई मीन अराउंड 15 to 20 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, छोटे बड़े अलग अलग, है ना? फ्लूट है, तबला है, वायलिन. So like it's a some kind of a natural liking actually. It's like you like instruments, like to dabble on them. थोड़ा बजाया कभी-कभी, है ना? It's like that. I mean, one need not be a professional in everything. हर चीज में प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है कि पता चला सिंगर है तो एकदम स्टेज तक जाना है, ऐसे कुछ नहीं है. सिंगिंग में one can have interest and one can learn a little bit, है ना? So these are all part of our life skills, which, as I said, one should have inclination towards, isn't it? चलो, anyway, let's begin the proceedings of the day. आज दो चीजें एजेंडा में रखेंगे. एक तो ऑब्वियसली जो हमने अभी डिस्कस किया अभी तक उसके ऊपर थोड़ा सा फॉलो अप डिस्कशन, और उसके अलावा एक और हम लोग करेंगे, वो है एक्चुअली ना हमने छोड़ दिया था, एंड दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. नाउ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज बोथ आर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, ठीक है ना? तो लाइक वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट मी बिगिन विद द क्वेश्चन, ठीक है ना? The question is similar to what we have done, not totally different, but yes, a little different also. So let's start with that. The question is, suppose यहाँ पे दो लाइंस, ठीक है ना? ये 100 मीटर है, ये 90 मीटर, फाइन. तो ये 100 मीटर, ये 90 मीटर, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 37 डिग्री, ठीक है? 37 डिग्री. और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो स्पीड है वो है लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? दो पार्टिकल्स हैं, एक है 90 फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो लाइक दिस इज अ लाइन विल गो दिस हेड ऐसे करके. तो यहां से एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसका डिस्टेंस 90 मीटर, और यहां से एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसका डिस्टेंस है 100 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट. और तुमको बताना है, द क्वेश्चन इज अबाउट, तुमको बताना है द मिनिमम सेपरेशन, ठीक है? अच्छा, और एक चीज है, मैं एक होमवर्क भी देना चाहूंगा. कुछ पूछ रहे बेटे? ओके, मैं इसमें एक होमवर्क भी देना चाहूंगा. मे बी यू कैन ट्राई इट एज अ हॉलिडे होमवर्क, एंड दैट इज, इसको जनरलाइज कर लो, L1 L2 V1 V2 एंड थीटा, इसको जनरलाइज कर लो. तो दैट इज द हॉलिडे होमवर्क, वन ऑफ द हॉलिडे होमवर्क, और भी दूंगा, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन. Go ahead.
Okay. Let me now start the discussion of the first one. ठीक है? I think it's time now time. पहले वाले में देखो क्या है. मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसको ऑब्जर्वर ले लेता हूँ. तो अगर इसको रेस्ट पे करता हूँ तो क्या होगा, इसका उल्टा स्पीड में इसको देता हूँ, है ना? तो therefore this will be 10. So this is 10 meter per second. तो मैंने क्या किया, इसको रेस्ट पे कर दिया. So now this is converted to rest and this velocity has gone there in the opposite direction. ये हम लोग करते हैं, माइनस कर. अच्छा, अगर इसके कंपोनेंट देखोगे तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3. ठीक है? तो नेट कितना हो गया फिर? तो नेट हो गया 10 minus 4 यानी 6 और इधर 3. तो यानी ये कुछ ऐसे, इधर नेट 6 हो गया और 3 है. Like this is how the object is going to go. कुछ फिगर बनाने पड़ेंगे. मैं एक और काम करता हूं, दैट इज ये जो 3 है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर. ठीक है? ऑल डेलिबरेटली बीइंग डन. तो अगर ये 100 है मान लो और ये 37 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 100 sin 37 डिग्री एंड sin 37 डिग्री 3/5, है ना? तो ये हो जाएगा 60. Right? So this is equal to 60. 100 sin 37 degree is equal to 60. Okay. अब एक चीज और है, is that ये एंगल कितना होगा ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 है, ये 6 है. तो यानी अगर मान लो इसको थीटा लेता हूं तो इसका जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा 1/2. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 3 और 6 का रिजल्टेंट है. अच्छा, 6 कहां से आ रहा है ना, ये 10 है और ये 4 है, तो मिला के 10 minus 4 is 6 और ये 3 है. तो this is where the effective path of this particle with respect to this. Fine. चलो, तो ये हो गया tan theta is equal to half, तो ये थीटा हो गया. अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा ना, देखो ये अगर 100 है ना, और ये 37 है, तो ये हो गया 80. कहां तक? यहां तक. तो अगर ये 80 है, यहां से लेके यहां तक 90 है, तो यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 10. ठीक है? तो ये हो गया बेसिकली 10 मीटर, है ना? तो इससे क्या होगा? ओके, वंश हैज ऑलरेडी गिवन एन आंसर, दैट इज 90/√5. आई एम जस्ट कमिंग टू इट. तो ये 10 आ गया. अच्छा, ये कैसे निकलेगा? देखो, अगर ये 60 है और हमें पता है कि tan थीटा हाफ होता है, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. ठीक है? तो tan थीटा अगर हाफ होगा तो ये अगर 60 होता तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा 120, है ना? tan थीटा हाफ है. तो अगर यहां से मान लो अगर 120 मीटर होता है, तो ये तो 10 है, तो यहां से कितना हो गया ना, ये हो गया 110. देख लो पूरा ज्योमेट्री. ठीक है? जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री में. तो यानी इस पॉइंट से हो गया 110. मिनिमम सेपरेशन क्या है? मिनिमम सेपरेशन इज दिस, ये हो गया L. इज दैट ओके? तो ये हो गया मिनिमम सेपरेशन. निकलेगा कैसे? अब देखो, tan थीटा we know is equal to half, है ना? tan थीटा हाफ है, that will be equal to हाफ है. तो इस केस में हमें क्या चाहिए, sin थीटा. तो यानी tan थीटा अगर हाफ होता है तो उससे हम sin थीटा निकाल सकते हैं, है ना? तो tan थीटा हाफ means like this, 1 2 ये हो जाएगा √5, है ना? तो sin थीटा क्या होगा? तो sin थीटा will be equal to 1/√5. sin थीटा की जरूरत क्या है? क्योंकि दे दो sin थीटा है ना, तो sin थीटा will be L upon 110, and that is equal to 1/√5. यानी L आ गया 110/√5. So this will become the minimum in this case. I will. इस केस में मिनिमम कितना हो गया फिर ना, 110/√5.
मैं कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ एक बार दोबारा। इधर 10 था, ये जो 10 है इसका उसको उधर डाल दिया तो, और 5 का कंपोनेंट कर लिया 4 और 3, तो इधर नेट बचा 6 और 3, तो tan थीटा हाफ हो गया, उसी लाइन को आगे कर, और फिर थोड़ा बहुत ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री एज यूजुअल यूज किया। तो ये अगर 100 है, ये 37 है, तो ये 60 हो गया, और ये 80 हो गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था, तो इतना पार्ट 10 हो गया, इतना पार्ट। फिर मैंने इसका tan थीटा यूज किया 60 बाई समथिंग, यानी 120, और उसमें से इतना 10 है, तो इतना वाला पार्ट कितना हो गया 110, और फिर मैंने यूज किया sin थीटा इज इक्वल टू L by 110, and that will give me the answer finally, that L will be equal to 110 upon root 5. ठीक है, वंश तुम्हारे आंसर थे 90 by root 5. एक बार चेक कर लो, maybe there was some calculation mistake या maybe there was some thought mistake, एक बार देख लो, whatever it is. ठीक है ना, एक बार चेक कर लो. Right? चलो, so that was about your minimum separation. Now probably it's time to now go to the next question. अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. I hope it's all right. थोड़ा calculations है और कोई बात. Okay, as there is no doubt coming up, so let's move on to the next one, and that is this is the variation of acceleration given, and that is B minus CV. ठीक है, both are positive constants. B and C are positive constants. Draw the VT and the ST graphs from this data. इस डेटा से VT और ST ग्राफ ड्रॉ. चलो, go ahead. व्हाट्सएप देखो. ठीक है, actually my question was on graph also, तो maybe इसके हेल्प से ग्राफ भी बना लो. ठीक है ना उत्कर्ष, कि मैंने ग्राफ के क्वेश्चन दिया था. वैसे यहाँ दिया होगा चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0. वैसे इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 ना भी हुआ तो भी मैनेजेबल है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फर्क पड़ेगा. हाँ, लिमिट्स में इक्वेशन फर्क पड़ेगा, बट पॉइंट इज दैट ग्राफ विल बी सिमिलर. अभी क्या है कि वो 0 से स्टार्ट होगा, है ना, और उसमें ग्राफ थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी लेके स्टार्ट, ये फर्क है ना. चलो, because I know obviously graph you cannot share so easily, but I hope now we must have progressed a little. तो मैं इसको फटाफट वो कर देता हूँ, and that is A is equal to B minus CV. That means dV dt is equal to B minus CV. So therefore dV dt is equal to B minus CV. यानी dV by B minus CV is equal to dt. अब ये तो ln वाला है, so therefore you have minus 1 by C ln B minus CV, है ना. ये minus 1 by C नीचे आएगा, B minus CV is equal to 0 to T, and we are assuming that the initial velocity is 0, then is 0 to V also. तो अगर मैं लिमिट्स पुट करूंगा, है ना, ये तो 0 to T T हो गया, यानी माइनस C टाइम्स T हो गया, यानी ln B minus CV
by, if I put 0, it is b is equal to minus c, है ना? तो इससे क्या होगा? b minus cb by b is equal to e to the power minus ct, यानी b हो जाएगा b by c into 1 minus e to the power minus, ठीक है? ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब देखो ये हो गया v, तो अगर मैं इसी के हिसाब से ग्राफ बनाता हूं तो देखो एट t is equal to 0 b is equal to 0, क्यों? अगर मैं t को 0 पुट करता हूं तो e to the power 0 1 होता है, 1 minus 1 0 होता है, तो लाइक दिस इज 0, and only at t is equal to infinity do we get b is equal to b by c, है ना? देखो अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करूंगा e to the power minus infinity होगा, that is 0, so 1 minus 0 is 1 and that is b by c, so therefore the graph will be like this. So what I'm saying is that there is a capping to the velocity, यानी velocity में capping है, इससे ज्यादा velocity बढ़ नहीं सकता, है ना? कितना? b by c, so therefore this will become equal to b by c or s. अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी का जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा फास्टर होगा, ग्रोथ की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी नहीं, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल तो वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है द एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग, so यानी vt ग्राफ का स्लोप भी रिड्यूसिंग होगा, so therefore finally taking all these things into consideration the graph will be like this. ये देखो इनिशियली स्लोप ज्यादा है ना? अब देखो धीरे धीरे स्लोप कम होते 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 this is how the growth is. उत्कर्ष has used a word and that is called as terminal speed, बिल्कुल बात सही है। ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना कैपिंग, इसको हम लोग टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, यानी एंड में यही स्पीड होता है। अगर मैं एक पत्थर को काफी ऊपर से गिरा देता हूं तो इसके साथ यही होता है कि पत्थर का वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से सुनना, पत्थर का वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो घटेगा। आई विल रिपीट माय लैंग्वेज, पत्थर का वेलोसिटी बढ़ने वाला है एज इट कम्स डाउन, but the rate at which the velocity is increasing will reduce, and that's why there is a capping finally, and it will not cross this velocity. As per this graph, the velocity cannot be more than b upon c, ठीक है? तो ये चीज हो। अच्छा, अब वेलोसिटी आ गया, I can also write it as ds by dt, तो तुम उसको इंटीग्रेट करके अब जो है वो भी निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? S is equal to इसका इंटीग्रेशन, तो b by c into dt, वो तो हो गया b by c into t, माइनस अब इसका भी dt के साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो b by c, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस 1 by c नीचे आता है, देखो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर e to the power minus c, this will become the displacement, ठीक है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेकिन ये कि वो इंफिनिटी तक जाएगा। एक चीज और है, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंफिनिटी तक जाएंगे, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, चलो ठीक है। दूसरी बात ये देखो, अगर तुम t का वैल्यू इंफिनिटी कर दोगे, इनिशियली कितना है डिस्प्लेसमेंट, इफ यू लुक एट केयरफुली, ठीक है ना? इनिशियली अगर देखोगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लुक एट केयरफुली, ठीक है ना? अच्छा, मैं अगर 0 करता हूँ तो यहाँ पे e to the power c minus 1 भी एक आएगा, है ना? क्योंकि लिमिट जब 0 to t करेंगे तो एक बार 0 रखेंगे, बट t ना, यानी e to the power minus, यानी अगर t को 0 पुट कर दो 0 आएगा, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अगर यहाँ पे ग्राफ में वो बना दूं, गैप बना दूं, तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट। नाउ व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? अगर ये थीटा है तो tan थीटा विल बी b by c, बट दैट विल हैपन एट t is to infinity, माइंड इट, ठीक है ना? t is to infinity पे क्या होगा? तभी देखो मैंने यहाँ पे बीच में डॉटेड बना दिया, यानी बीच का छोड़ दो, वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही, ठीक है ना? लेकिन एक स्टेज पे आके फाइनली
after a long time, means after infinite time, this will become a straight line. But that's like at t is equal to infinity and near infinity. Okay? Now that would be more or less the graph of Vt and St, and also the equations, V ka equation or S ka equation after any time t. Okay? So that was about analysis of कि अगर acceleration A is equal to B minus CV होगा तो इस particle का motion कैसे हो. In fact, you know what? Practically ये ज्यादा prevalent. वही मैंने बोला ना example, पत्थर को अगर गिरा दो तो पत्थर का motion, I mean exactly तो obviously नहीं होता, nature में things are very complex, I mean, but पत्थर का motion लगभग इसको follow, approximate. Interesting. ठीक है ना? चलो, anyway, let's move on. Our next agenda today is a little different. Today we're going to talk about time permitting two instruments. One is a vernier caliper and the other is a screw gauge. Okay? So let's understand what exactly vernier caliper does. So vernier caliper is used to measure lengths of less than 1 millimeter. अच्छा, practically अगर मैं मिलीमीटर को देखता हूं स्केल में तो दे आर लाइक वेरी कंजेस्टेड, है ना? तो मिलीमीटर के अंदर के मेजरमेंट्स भी पॉसिबल है, पहले तो विश्वास ही नहीं, लेकिन एक टेक्निक से किया जाता है एंड दैट टेक्निक इज व्हाट वर्नियर कैलिपर रिप्रेजेंटेड. तो उस टेक्निक से हम लोग 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर का भी कैलकुलेशंस यानी मेजरमेंट्स कर सकते हैं. 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा और कम भी कर सकते हैं. So let's look at the technique by which it is done. ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर में होता क्या है? Now there is a frame which is like this. ऐसे करके एक फ्रेम. ठीक है? ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक मूविंग फ्रेम लगाया जाता है. ठीक है? अच्छा, वो मूविंग फ्रेम क्या होता है? अच्छा, इसके ऊपर रीडिंग रहता है, यहाँ पे जो है ना रीडिंग रहता है, इस तरीके से. इसको हम लोग बोलते हैं एज मेन स्केल. इसमें क्या रहता है? मिलीमीटर का रीडिंग रहता है. यानी यहाँ पे 0 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा, फिर देन 10 मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक्सेट्रा. यानी मार्किंग्स आर ऑफ 1 मिलीमीटर ईच. ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर एक मूविंग स्केल होता है, तो उसमें कैसे होता है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट रखो तो ये हो गया एक मूविंग स्केल, ऐसे करके यहाँ पे रहता है जो कि इसको कवर करेगा, और यहाँ पे गैप रहता है उस मूविंग स्केल पे जो, यानी ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये ऐसे मूव कर सकता है. मूव कितना करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है. तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखोगे इसके बीच में तो ये भी उतना मूवमेंट करेंगे, है ना? अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी एक स्केल रहता है. दिस स्केल इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल, और इसी में ही गेम है. अब जरा समझो इसमें एग्जैक्टली क्या गेम. ठीक है? अच्छा, when nothing is there तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट गायब कर दो तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? ये दोनों चिपक जाएंगे, है ना? क्योंकि ये जो फ्रेम मैंने दिखाया तो मूवेबल है, तो ये जो अभी दिख रहा है ना अभी, तो ये अगर ऑब्जेक्ट को हटा दो तो ये बिल्कुल आके इसके साथ चिपक जाएगा. उस समय मेन स्केल अगर देखोगे तो ये 0 है, मेन स्केल का 0, फिर 1 मिलीमीटर, ठीक है ना? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और ये लेट्स से 5 मिलीमीटर का ही दिखा रहा हूं. फिर और आगे आ जाओ, इधर 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर. सो दिस इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना? उसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं फॉर ए पर्पस, क्योंकि थोड़ा इसको समझो, यहीं पे टेक्निक का जो बेसिक है वो छुपा हुआ है. क्या? क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल है इसमें भी इंटरेस्टिंगली 10 डिविजन्स, लेकिन
वो 9 मिलीमीटर के अक्रॉस स्प्रेड, यानी वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे हो, तो ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है। लेकिन वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, 9 मिलीमीटर को 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, 9 डिविजन्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, यानी एक डिवीजन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया, पांचवा यहाँ हो गया, और क्या, छठा यहाँ पे आ गया, ठीक है, सातवां यहाँ पे आ गया, आठवां यहाँ पे आ गया, नौवां यहाँ पे आ गया, और 10वां यहाँ पे। यानी समझो वर्नियर के 10 डिविजन्स एक्चुअली 9 मिलीमीटर को डिवाइड करके बने, यानी एक एक डिवीजन कितना हो गया, 9/10 मिलीमीटर। और यहीं पे पूरा क्रक्स ऑफ द मैटर, इंटरेस्टिंग, यहीं पे पूरा क्रक्स ऑफ द मैटर। अब देखो कैसे, ये जो 9/10 मिलीमीटर है ना, ये बड़ा क्रूशियल है, पता है क्यों ना। देखो सपोज मैं एक काम करता हूं, जरा सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे तो इसका 0 और 0 टैली करेगा, यानी वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 बिल्कुल एक के साथ रहेगा। ये तो क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रख देते तो शिफ्ट हो जाता है, तो मेन स्केल तो वही रहता है, लेकिन वर्नियर स्केल थोड़ा आगे चला जाता है, यही ना होता है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, असली मैटर जो है, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका विड्थ है सपोज 1/10 मिलीमीटर। नाउ यू माइट से 1/10 मिलीमीटर क्यों ले रहे हो, जानबूझ के, उसके पीछे रीजन है, अब जरा समझो। अगर ये 1/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो यानी ये वर्नियर स्केल 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। अब यही खेल है, कैसे ना, जरा सोचो, ये तो 9/10 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, तो अगर मान लो ये वाला चीज अगर 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाए, तो ये 9/10 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, इसके गैप भी तो 1/10 मिलीमीटर है। यानी अगर मान लो 1/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट हम बीच में रख दें, तो ये वर्नियर स्केल 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट होगा, उससे क्या होगा, ये वाला देखना बिल्कुल इसके साथ कोइंसाइड कर, उसी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। शाश्वत सेज की इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे 9/10 9/10 9/10 का स्केल है, ऊपर 1 मिलीमीटर का स्केल, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, तो जैसे मैं एक 1/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूंगा, तो ये वर्नियर स्केल 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट होगा, उससे क्या होगा, पहला वाला रीडिंग देखना वर्नियर का और कोई एक रीडिंग मेन स्केल का कोइंसाइड कर, हो गया। अब एक चीज बताओ, अब अगर मैं 2/10 मिलीमीटर का रखूंगा, इन दैट केस ये सेकेंड और इसके सेकेंड के बीच का गैप क्या है, वो भी 2/10 है, तो यानी ये भी शिफ्ट होकर इसके साथ टैली कर जाएगा। यानी जो लाइन या जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, उसी से मेरा रीडिंग आ रहा है। अगर मान लो 3/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट पुट करोगे, तो जो थर्ड में डिवीजन ऑफ द वर्नियर है वो कितना है, 9/10 9/10 9/10, 27/30, सॉरी 27/10, और ये कितना है, ये 3 है, तो 3 - 27/10 कितना होगा, 3/10। यानी थर्ड वाला रीडिंग क्या होगा, बिल्कुल उसके मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है। यानी अब सारा रीडिंग मैं वो वर्नियर स्केल के कोइंसिडेंस से निकाल सकता, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया अगर तुमने मान लो पुट के 1/10 2/10 3/10 इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट के साइज को पुट करते हो, पर थोड़ा बड़ा भी तो पुट कर सकते हो। इन दैट केस क्या होगा, देखो अगर मान लो बड़ा पुट करोगे तो वर्नियर स्केल और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो मे बी इट हैज शिफ्टेड बाय 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर एंड 1/10 मिलीमीटर, तो क्या होगा ना, वर्नियर स्केल पूरा पहले 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा और फिर 1/10 शिफ्ट होगा। यानी 2 सेंटीमीटर के बाद वाला जो मेन स्केल है उसके साथ पहला वाला रीडिंग कोइंसाइड कर जाएगा। Panda sir, good morning. हाँ जी, good morning. Panda sir, please tell me whether Dhruv Goyal is बता दो ये भी, ये जो सर अभी बताया था आपने। हाँ वो मैं कह रहा हूं कि सपोज अब मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर एंड 1/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा ना, इन दैट केस ये पूरा जो वर्नियर स्केल है वो पहले 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा,
और 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट होगा। यानी अब मेन स्केल का 0 वाले लाइन इसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, वो थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कोई ना कोई लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। कैसे? अगर तुम इसको 0 ना करके इसको 2 सेंटीमीटर वाला लाइन समझ, ये और 1/10 मिलीमीटर, यानी अब ये 1/10 मिलीमीटर और शिफ्ट होगा, यानी 2 सेंटीमीटर के बाद वाला जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड करेगा, है या नहीं? एंड दैट्स व्हाट इज द टेक्निक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर डिवाइस या apparatus. तो अगर 2 सेंटीमीटर एंड 1/10 मिलीमीटर हुआ तो इन दैट केस क्या होगा ना, पूरा वर्नियर स्केल पहले 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा और फिर 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट होगा, यानी फिर से देखना वर्नियर का पहला वाला ही किसी मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड करेगा, बाकी कोइंसाइड नहीं करेगा, बाकियों में देखना गैप बना रहेगा। देखो ना, जैसे गैप दिख रहा है ना इनके साथ, ये देखो तो गैप से, लेकिन अगर 1/10 शिफ्ट करो तो देखना इसका कोइंसाइड हो जाएगा, 2/10 शिफ्ट करो देखना इसका कोइंसिडेंस हो जाएगा, 3/10 शिफ्ट करो देखना इसका कोइंसिडेंस हो जाएगा, 4/10 होगा देखना चौथे वाले कोइंसाइड एंड सो ऑन। तो वो जो कोइंसिडेंस है that is going to help me in getting the reading. यानी फाइनली रीडिंग हुआ कितना? अब पहली बात तो मेन स्केल रीडिंग तो आएगा ही आएगा। अगर 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर हो गया, या मान लो 23 मिलीमीटर है या 44 मिलीमीटर या जो भी है, तो वो आएगा। यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस मे बी सम वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल भी तो कुछ है ना शिफ्टिंग, वो 1/10, 2/10, 3/10, तो वही तो आएगा ना कुछ ना कुछ। तो इसलिए जो टोटल रीडिंग बनेगा वो बनेगा मेन स्केल रीडिंग, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, प्लस VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। हो गया? और क्या? और ये वर्नियर स्केल रीडिंग निकालोगे कैसे, है ना? तो देखो, अगर मान लो पहला वाला कोइंसाइड करता तो 1/10, दूसरा वाला कोइंसाइड करता तो 2/10, तीसरे वाले में 3/10। तो ऐसे अगर मान लो वर्नियर स्केल जो रीडिंग है ना, वो अगर मान लो कुछ है डिवीजन, तो इनटू 1/10, क्योंकि पहला वाले में 1/10, दूसरे वाले में 2/10, तीसरे वाले में 3/10। तो अगर मान लो तीसरा कोइंसाइड कर रहा है तो 3 into 1/10, है ना? तो इसको हम लोग पता है कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये VSD क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कोइंसाइड कर रहा है, चाहे वो थर्ड कोइंसाइड करे, चाहे सेवेंथ करे, चाहे फिफ्थ करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। इनटू इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, जो कि इस केस में मैंने देखा 1/10। तो अगर थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल डिवीजन 3 हुआ इनटू 1/10। और जो मेन स्केल रीडिंग है, अगर मान लो 22 मिलीमीटर है, वो तो होगा ही होगा, है या नहीं? दैट्स हाउ द रीडिंग इज सपोज्ड टू बी टेकन। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। Suppose while taking a reading, मान लो let us say the vernier scale 0। देखो होता क्या है, ये वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, ये मतलब पूरा वर्नियर स्केल मतलब along with that the 0 also goes on shifting depending on कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है? तो वर्नियर स्केल शिफ्ट होके जहां पे जा रहा है तो वो मेन स्केल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होगा कुछ ना कुछ रीडिंग से। तो यानी पहले तो मेन स्केल रीडिंग आएगा प्लस वर्नियर स्केल का जो कोइंसिडेंस है उससे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आई से दैट द वर्नियर स्केल 0 is to the left of 34 millimeter mark। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्नियर स्केल 0 is supposed to the left of 34 millimeter mark and vernier scale division is equal to 7 coincides with some main scale। कौन सा मेन स्केल से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना? Then find size of object। अब बताओ जरा क्या होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? Find the size of the object। So what will be the size of the object? The question is, what will be now the size of the object? जल्दी बताओ, ठीक है ना? वर्नियर स्केल का जो 0 है, that is to the left of 34 millimeter mark, obviously मेन स्केल का मार्क, ठीक है ना? लेफ्ट ऑफ 34 मिलीमीटर मार्क, and वर्नियर स्केल डिवीजन 7
coincides with the main scale. ठीक है, तो ऐसे केस में find the size of the object. Okay, दो आंसर्स आ चुके हैं. Ishita is given, Bhumika is given. I'm not reading out the answers so that people do not get biased. ठीक है, so that bias ना हो जाए इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर. और यहाँ पे ये लेफ्ट राइट भी इंपॉर्टेंट है. That has been given is 34.7. Now would others agree to the 34.7? Excuse me, sir. Could you please get aside for a second? तो इसको समझो, अगर ये 34 मिलीमीटर मार्क है और अगर मान लो मेरा वर्नियर स्केल 0 यहाँ पे है, बिल्कुल कोइंसिडेंट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हो गया 34 मिलीमीटर. ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को का साइज 34 से ज्यादा होना होगा तो पता क्या होगा, ये वर्नियर स्केल 0 यहाँ पे होगा, फिर कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस करेंगे, तो जो कोइंसिडेंस करेंगे उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा रीडिंग आएगा. टिल इट क्रॉसेस 35 मिलीमीटर मार्क, तो यहाँ पे 35 मिलीमीटर मार्क भी तो कहीं ना कहीं होगा, 35 मिलीमीटर. तो जब उसको भी वर्नियर स्केल डिवीजन 0 पार कर जाएंगे, यानी 35 से भी ज्यादा हुआ. लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, 34 से टुवर्ड्स द लेफ्ट है, यानी 33 है ना, यानी अभी जो वर्नियर स्केल 0 है वो 34 और 33 के बीच में, यानी रीडिंग क्या होगा 33 प्लस समथिंग. और वो प्लस वाला कहां से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम दिस वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 7. अब सुनना, यानी अब रीडिंग पता कितना हुआ, रीडिंग हुआ 33 मिलीमीटर प्लस 7 ऑफ द वर्नियर स्केल. ठीक है, यानी 7/10 यानी 33.7 मिलीमीटर. ये करेक्ट आंसर. Okay, only one correct answer has come up and now there is a second correct answer also. Akshat, you have given the correct answer. आदित्य तुमने 33.37 क्यों लगा दिया, 7 लगाने वाले थे, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्या देख लो. ध्रुव has now finally given the correct answer. ध्रुव तुमने पहले गलत दिए थे बट अब सही दे रहे हो, and that is 33.7 मिलीमीटर. ठीक है, यानी 33 क्यों लिया हमने सर, मतलब वो सर हमने 33 क्यों लिया. देखो क्या बोल रहा है कि ये 33 मिलीमीटर मार्क है, ये 34 मिलीमीटर मार्क है, इतना ज्यादा नहीं होता, मैं थोड़ा गैप जानबूझ के दे रहा हूं. तो अगर मान लो यहाँ पे वर्नियर स्केल 0 होता, यानी उसका रीडिंग होता एग्जैक्टली 33. यहाँ पे अगर होता वर्नियर स्केल 0, यानी उसका रीडिंग एग्जैक्टली 34 मिलीमीटर. और वर्नियर स्केल ना यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है, ये यहाँ पे है. नहीं मत ये आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ 34 मिलीमीटर, यानी इधर, यानी 34 तो पार ही नहीं किया ना अभी तक, तो 34 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, 33 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 33 पार कर चुका है. तो 33 मिलीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग आ गया, 33 बोला, 34 नहीं, 33 मिलीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू 1/10, जिसके वजह से आंसर. दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन. ठीक है ना. Now Aryan has asked another question, that is, can we measure also 1/7 or 1/9 or something like that? Yes, we can. ये 9 divisions में 10 रखा था तो 9/10 हुआ है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ. चलो ठीक है, now that you asked a question, what Aryan is asking a question is that कि क्या मैं फिर इसके बाद 1/10 मिलीमीटर का ना रीडिंग करके 1/7 का कर सकता हूँ. ना देखो, तुम इकट्ठे नहीं कर पाओ कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से 1/10 का भी रीडिंग हो, 1/7 का भी रीडिंग हो, वो नहीं हो पाएगा. पर अगर किसी रीडिंग में, किसी इंस्ट्रूमेंट में तुम 1/7 मिलीमीटर के हिसाब से रीडिंग चाहते हो, वो करा जा सकता. ठीक है ना. तो वो पता है कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो. यू आस्क्ड एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. Aryan, you actually have asked a very good question. ठीक है ना. तो लेट मी आंसर दैट. सपोज ये रीडिंग है 1 2 3 4 5
6, ये हो गया मेन स्केल, ठीक है ना, ये हो गया मेन स्केल। अब एक काम और करो, ये वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल में मैं क्या करता हूं, 6 मिलीमीटर के अंदर 7 रीडिंग फिट कर देता हूं, तो क्या होगा, ये देखो, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और इस, यानी अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 मिलीमीटर्स हियर, देख लो, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, so there are 7 वर्नियर स्केल डिविजन्स। यानी क्या करना कर रहा हूं मैं ये एक एक डिवीजन कितना हो गया, 6 मिलीमीटर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एक एक का कितना हो गया, 6/7 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर है, ये 6/7 मिलीमीटर है, तो दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, ये जो छोटा सा गैप है ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6/7, यानी 1/7 मिलीमीटर। देख लो, ठीक है, यानी अब क्या होगा, अब अगर मान लो पहला रीडिंग कोइंसाइड करता है, यानी रीडिंग क्या हो गया, 1/7, दूसरा रीडिंग कोइंसाइड करता है तो 2/7, तीसरा रीडिंग कोइंसाइड करता है तो 3/7, यानी अगर तुमको मान लो 1/7 के मल्टीपल में अगर रीडिंग्स लेना है और वर्नियर स्केल को उस तरीके से एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, 6 डिविजन्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट, ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मेथड, ओके। यानी वर्नियर को अकॉर्डिंगली तो मॉडिफाई करके कोई भी फ्रैक्शन का निकाल सकते, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन एंड हाउ टू टेक द रीडिंग, बट इसमें एक कैच और है, पता है वो कैच क्या है, as you go on using the instrument, so you shift it right left and so on, तो क्या होता है, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट आने लगता है, ठीक है ना, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट आने लगता है। तो डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट में what brings slowly is what is called as, which comes up slowly is called as zero error, this is called as zero error। अब ये जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर होता है कि मान लो ये मींस, मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट ना हो, इन दैट केस तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो तो कोइंसाइड करना चाहिए, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मींस व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, है ना, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होना चाहिए, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसिडेंट होना चाहिए, दिस व्हाट शुड हैपन व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, है ना। लेकिन ऐसे वो यूज करते करते ठक ठक होता है ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट कई बार रफ यूज भी होता है, या इवन रफ यूज ना भी होता तो वो घिसता तो ही है, तो ऐसे में क्या होता है कई बार कि पता चला ये वर्नियर स्केल डिवीजन यहां पे आ गया, यानी समझो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्नियर स्केल 0, देख रहे हो, टुवर्ड्स द राइट ऑफ मेन स्केल 0 आता, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, मींस अब क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज जीरो एरर, यानी नाउ द मेन स्केल 0, sorry, the vernier scale 0 is to the right of main scale 0, यानी समझो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा मैंने, लेकिन रीडिंग फिर भी आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो जो उसका साइज है उसके हिसाब से तो वर्नियर स्केल शिफ्ट होगा ही होगा, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तब भी तो एक इनिशियल रीडिंग आ रखा है इसमें, and that's why it is being called as zero error। zero error means जब कुछ भी नहीं है तो भी रीडिंग आ रहा है कुछ, अब तो प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा फिर ना, वो जो एक्स्ट्रा रीडिंग है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, है या नहीं, तो therefore now I will do like this, now I will do like this, तो फाइनल रीडिंग क्या होगा, so therefore फाइनल रीडिंग क्या होगा, फाइनल रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ZE मींस जीरो एरर, यानी फाइनल रीडिंग क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। देख लो अच्छे से, यानी अब जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, चलो, सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। सर और अगर लेफ्ट में हुआ तो ऐड कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो भी बताऊंगा। अभी तो हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर का हैंडल कर, लेफ्ट में क्या होगा वो एक अलग कहानी है, वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसको तो हैंडल करें। तो मैं एक काम करता हूं, इसी पे एक क्वेश्चन दे देता हूं। सपोज आई से when no object is there, when no object is there, let us say vernier scale division is equal to 4 coincides with mean scale division, some mean scale division, ठीक है ना, या with mean scale, ये दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, और वो है कि मेन स्केल के 12 डिविजन्स में, मेन स्केल के 12 डिविजन्स में हमने वर्नियर स्केल के 13 डिविजन्स फिट किया हुआ है। यानी इस बार काउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। क्या किया मैंने, मेन स्केल के 12 डिविजन्स को वर्नियर स्केल 13 डिविजन्स में डिवाइड किया। नाउ यू टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। थर्ड थिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट, तो क्या हो रहा है, the vernier scale 0 is to the left of main scale reading is equal to 13 millimeter, to the left of main scale reading 13, ये दिया हुआ, and vernier scale division is equal to 3 coincides, ठीक है। Now question is obviously find size of object। अब ऑब्जेक्ट का साइज बताओ, चलो go ahead। Akshat has asked a query or made a comment, positive and negative zero error। Yeah, we are coming to that। Actually ये वाला positive error zero error हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रीडिंग पॉजिटिव होके आया और एक नेगेटिव भी आएगा, तो नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है वो भी इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, पहले पॉजिटिव का खत्म हो, है ना। चलो फाइंड आउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको ना डेसिमल में मत कन्वर्ट करना, इसको इतना प्लस इतना बाई इतना इस तरीके से रख, क्योंकि अदरवाइज वो पता नहीं चलेगा डेसिमल में कौन कैलकुलेट करे। So they will just do the answer in fractions, don't need to go to decimals and all। सर Fractions इस केस में भी तो सर जो VS 0 है वो लेफ्ट में MS। हाँ जी बिल्कुल, वो भी तुमको ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। 4 ओके 0.4 ओके। ध्रुव has given ध्रुव शांडले has given 155/13। वैसे ना वो प्लस माइनस करके रखते तो ज्यादा अच्छा समझ में आता, नहीं तो वो मुझे कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। That's the point। सब मैंने रीसेंड किया है। अच्छा, वो तुमने दोबारा भेजा है, ठीक। ध्रुव, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। ध्रुव शांडिल्य, शीर्ष थर्ड वाला पार्ट ठीक नहीं है। आदित्य अब सही हो गया, आदित्य अब ठीक हो गया। अक्षर तुम्हारा भी थर्ड वाला पार्ट ठीक नहीं है। सर थर्ड वाला मतलब एरर वाला? हाँ, सानवी नाउ इट्स राइट, सानवी इज ओके। शीर्ष का भी तुम्हारा भी वो एरर वाला पार्ट पर गड़बड़ है।
चलो नाउ लेट मी स्टार्ट, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। पहली बात तो क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल रीडिंग के 13 से लेफ्ट की तरफ है, यानी रीडिंग क्या होगा 12 प्लस समथिंग, है ना, यानी 12 प्लस कितना ना, उसका थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। ठीक है, अब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि 12 डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल 13 डिविजन, ध्यान रखना। यानी 12 डिविजन इन दिस केस इज वर्नियर स्केल 13 डिवीजन, यानी एक एक वर्नियर स्केल कितना हुआ 12/13। ठीक है, तो अगर एक एक वर्नियर स्केल 12/13 हुआ तो यानी अगर 1/13 शिफ्ट करूंगा तो कोइंसाइड करेगा, क्योंकि एक 1 मिलीमीटर है, एक 12/13, तो 12/13 के साथ 1/13 ऐड करो तो कोइंसाइड करेगा। यानी इस बार लीस्ट काउंट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ काउंट, दैट इज 1/13। तो देयरफॉर ये जो वर्नियर स्केल थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या होगा 3/13, यानी प्लस 3/13। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, यानी 4 का रीडिंग तो पहले से बैठा हुआ है, उसको तो हटाना पड़ेगा ना फिर मुझे, क्यों, क्योंकि वो 4 तो हमेशा एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है तुमको। तो देयरफॉर दे विल आल्सो बी अ माइनस ऑफ 4/13, यानी 12 plus 3/13 minus 4/13, and that's what is going to be the reading in this case. ठीक है, अच्छा इस केस में थे पॉजिटिव 0 एरर, क्योंकि जो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन है वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है और टुवर्ड्स द राइट। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेगेटिव 0 एरर। सो नाउ सपोज आई से that क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं। Suppose I say that now the vernier scale division 0. So when no object is put, suppose the vernier scale 0 is to the left of main scale 0, and let us say इसी को यूज कर लेता हूं, है ना, डेटा चेंज क्या करना है। Let us say the third या 7, है ना, division vernier scale division coincides with the 7th vernier scale division coincides with main scale. Suppose ये given, समझ ना, यानी when no object is there, पहली बात तो vernier scale का 0 is to the left of main scale 0, ये given है, और दिया हुआ है कि 7th vernier scale division coincides with main scale। थोड़ा सा इसको भी चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं 14 और इसको कर देता हूं 15। फिर मैं कर देता हूं when no object is put, the vernier scale 0 is to the right of 8 millimeter main scale reading, और vernier scale division of let's say 6 coincides with that of main scale। थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, और एक मेजर जो चेंज किया वो समझो। मेजर जो चेंज किया वो है कि वर्नियर स्केल 0 इज नाउ टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0। और दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब समझो कि कायदे से देखो अगर इंस्ट्रूमेंट बिना डिफेक्ट का है तो क्या होना चाहिए ना, ये मेन स्केल का 0 हुआ और ये वर्नियर स्केल का 0। कायदे से ये होना चाहिए when no object is there। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ ना, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल 0 ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो वर्नियर स्केल 0 यहां आ जाता है, दैट मींस व्हाट, ऑलरेडी कुछ रीडिंग आ चुका है तो उतना मुझे माइनस करना। पर अगर मान लो वर्नियर स्केल 0 इस तरफ आ जाए, जो कह रहा है इज टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑब्जेक्ट अगर रखोगे, कुछ अगर साइज का ऑब्जेक्ट रखोगे, तब जाके वर्नियर स्केल का 0 शिफ्ट होकर इसके नीचे आएगा, तब जाके वर्नियर स्केल का 0, है ना, वर्नियर स्केल का 0 शिफ्ट होके इसके नीचे आएगा। यानी समझ लो ना, यानी कुछ एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तक तो कोई रीडिंग ही नहीं आएगा, ये एक डिफेक्ट हुआ। अब इस डिफेक्ट को हमें संभालना। चलो गो अहेड। Okay, Aryan has given an answer, Akshat has also given an answer, and that is 8 plus 6/15 plus 7/15. Aryan has given ki 8 plus 6/15 plus 7/15. चलो ठीक है, Dhruv has also given the answer is 8 plus 13/15.
Adit Mehta has also given the answer 8 plus 6 by 15 plus 7 by 15. सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्नियर स्केल का 0 टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0 है और 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर, ठीक है ना। और क्या ना, मेन स्केल 14 डिवीजन, वर्नियर स्केल 15 डिवीजन के बराबर, यानी इससे लीस्ट काउंट बदल गया। और जब ऑब्जेक्ट को पुट कर रहा हो तो वर्नियर स्केल 0 इज टू द राइट ऑफ मेन स्केल रीडिंग 8 एंड वर्नियर स्केल डिवीजन 6 इज कोइंसाइडिंग। तो तुमको साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना। ओके, इंटरेस्टिंगली अभी तक टोटल 6-7 आंसर्स आए हैं, बट इनमें से करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं है। अक्षत, आर्यन, ध्रुव, आदित्य, लावण्य, शीर्ष, सबने एक ही आंसर दिया है और ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू गिव सम हिंट। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक बार ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसके पीछे, थोड़ा इसको समझो। जब नेगेटिव 0 एरर की तरफ जाता है ना तो लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करेगा। कैसे काम करेगा जरा समझो। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से वही 1/10 वाले पे आता हूँ, ठीक है ना। देखो, सपोज ये मेन स्केल का 0 है और 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 और 10, ये मेन स्केल वाला है। और वर्नियर स्केल में क्या होगा ना, ये होगा और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, है ना। 4 5 फिर 6, 5 वाला हो गया 6 7 8, है ना, जो भी है 8 9 और 10। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक काम करेगा, जरा ध्यान से समझो। सपोज मैं वर्नियर स्केल को इधर शिफ्ट करता हूं 1/10 मिलीमीटर, यानी समझो, सपोज कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, उस समय ये 1/10 मिलीमीटर शिफ्टेड है, सपोज ये 1/10 मिलीमीटर से वो शिफ्टेड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब 1/10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखूंगा, इन दैट केस अब 0 0 कोइंसाइड करता है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज ना। लेकिन जरा समझो, अगर मान लो वर्नियर स्केल को तुमने 1/10 मिलीमीटर लेफ्ट शिफ्ट किया, तब तो ये भी लेफ्ट शिफ्ट होगा ना। तो यानी अगर 1/10 मिलीमीटर शिफ्ट करते हो लेफ्ट की तरफ, तो फिर पहला डिवीजन कोइंसाइड नहीं करेगा। पहला डिवीजन कोइंसाइड नहीं करेगा। पता है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा? ये वाला डिवीजन कोइंसाइड करता है। यानी समझो, अगर 1/10 मिलीमीटर वर्नियर स्केल को शिफ्ट करते हो तो पहला डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। यानी जब एरर 1/10 मिलीमीटर का हुआ तो यहाँ पे 9th वाला डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर तुम इसको 2/10 मिलीमीटर शिफ्ट कर दो, लेट्स से सपोज इसको 2/10 शिफ्ट कर दो, तो ये जो सेकेंड डिवीजन है ये कोइंसाइड नहीं करेगी, वो तो इधर शिफ्ट हो रहा है ना। कौन सा कोइंसाइड करेगा? 8th वाला कोइंसाइड कर जाएगा। यानी मेजर कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन आ रहा है? ड्यूरिंग negative 0 error we need to take complementary reading. ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा कि जब 1/10 मिलीमीटर इधर शिफ्ट हुआ तो फर्स्ट वाला रीडिंग कोइंसाइड नहीं किया, 9th वाला रीडिंग कोइंसाइड। 2/10 मिलीमीटर शिफ्ट हुआ तो इन दैट केस सेकेंड वाला नहीं, 8th वाला रीडिंग कोइंसाइड। तो 10 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में तो 10 डिविजन वाला था इसलिए, पर इस केस में क्या है, ये 15 डिवीजन वाला है और इसका कितना है 7। तो 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है ना, यानी एरर कितना हुआ? 7 नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 15 - 7 यानी 8 का एरर होगा, यानी 8/15 मिलीमीटर का इस केस में एरर होगा। समझो ना, ये मेन मुद्दा है। तो देयरफॉर अब हम रीडिंग लिख रहे हैं, तो लेट्स सी द रीडिंग कैसा आएगा ना। पहली बात तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट टू द राइट, इस बार राइट है, इस बार लेफ्ट नहीं है, यानी मेन स्केल रीडिंग से 8 से राइट है, यानी 8 से ज्यादा है। चलो ठीक, 8 तो आई गया। लेफ्ट होता तो मैं एक रीडिंग कम लेता, अगर ये लेफ्ट होता तो मैं 8 के जगह 7 लेता, बट ये राइट है इसलिए 8 का 8 ही रहेगा। प्लस वर्नियर स्केल 6 कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, लीस्ट काउंट कितना है ना 1/15, यानी +6/15।
और इस बार क्योंकि वर्नियर स्केल 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, जीरो एरर माइनस करना होता है, तो नेगेटिव जीरो एरर मतलब ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस इन कितना, कंप्लीमेंट्री रीडिंग। यानी अगर ये 7 बता रहा है तो हमें 7 नहीं, हमें 8 लेना पड़ेगा। So therefore, I will take plus 8 upon 15. So that's what the theme of the reading will be. सर प्लस क्यों करा, माइनस क्यों नहीं करा? नहीं माइनस इस बार भी किया, पर इस बार रीडिंग जीरो एरर खुद नेगेटिव, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि थोड़ा समझो, अगर तुम इसको लॉजिकली देखो तो समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्नियर स्केल यहाँ पे है, मान लो कहीं पे 1/10 या कहीं 2/10, यानी जब 2/10 का ऑब्जेक्ट डाल दोगे तो ये 2/10 शिफ्ट करके 0, यानी 2/10 ऑब्जेक्ट तक तो कोई रीडिंग ही नहीं आया, 0 रीडिंग आ गया। यानी हर बार क्या होगा, वो 2/10 या जो भी इनिशियल गड़बड़ था वो कैरी होगा, है ना? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना चाहिए। आई थिंक दैट्स लॉजिकली आल्सो ट्रू कि अगर मान लो इसका 0 कोइंसाइड ना करके इधर है कहीं, मान लो 3/10 इस तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब जब तुम 3/10 का ऑब्जेक्ट डालोगे तब तो उसका रीडिंग 0 आएगा, और अगर 4/10 डालोगे ऑब्जेक्ट तब रीडिंग 1/10 आएगा। यानी क्या हो रहा है, वो 3/10 को तो तुमको जोड़ना ही पड़ेगा ना, तब ना रीडिंग असलियत में आएगा, वो जीरो एरर का डिफेक्ट की वजह से ही ना हो रहा है। तो देयरफॉर अगर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल के लेफ्ट की तरफ चला जाता, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, वो जो रीडिंग होगा वर्नियर स्केल के कॉरेस्पॉन्डिंग, पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंड नंबर 2 इज दैट ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली है वो भी माइनस ही, पर माइनस ऑफ माइनस जीरो एरर, देखो नेगेटिव जीरो, तो यानी इफेक्टिवली प्लस ही हो गया। तो इसलिए मैंने माइनस ऑफ माइनस नहीं लिखा, मैंने सीधे प्लस ही लिखा। कितना लिखा है लेकिन, रीडिंग नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग लिखा। यहाँ पे 7 है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। क्यों? 15 में से 7 कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 8वां रीडिंग है, वो पीछे से रीडिंग लिखा। मैंने बताया ना कि अगर 1/10 इधर शिफ्ट करते हो ना तो ये कोइंसाइड नहीं करेगा, ये कोइंसाइड करेगा, वो 9वां वाला रीडिंग कोइंसाइड करे, जबकि डिफेक्ट तो 1/10 का, लेकिन 9 का रीडिंग जो है शो। क्यों? क्योंकि अब इधर से शिफ्टिंग, इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा। So that is the interesting and tricky part of negative zero error. ठीक है ना? चलो, so that more or less completes the discussion, I mean, on the instrument. Now I hope you have been able to connect with that negative zero error. देखो इसमें मेन चीज यही है, नेगेटिव जीरो एरर को तुम कैसे हैंडल करो, ठीक है ना? मेन चीज यही। बट एनीवे, आज तो हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट कर पाए, दैट इज वर्नियर कैलिपर। इसके ऊपर भी और भी नुएंसेस है जो कि हम लोग भी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, और एक और होगा नेक्स्ट क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास तो अभी टाइम है वैसे, नेक्स्ट क्लास में दैट इज योर स्क्रू गेज। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस, और स्क्रू गेज के पूरा दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, हाँ बेटे, छुट्टियां नहीं होंगी? हाँ वही कह रहा हूँ, छुट्टियों के बाद ही कह रहा हूँ मैं। तो लाइक आपको छुट्टियां हैं तो लाइक इसको एंजॉय करो, बट इट शुड नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम आल्सो। तो लाइक बी इन्वॉल्वड इन योर एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज बोलते वही है जो हमने बुक्स रिकमेंड किया है, एचसी वर्मा और डीसी पांडे या बीएम शर्मा, व्हाटएवर यू आर कैरिंग, इनके क्वेश्चंस लगातार करते रहो, ठीक है? चलो, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर हॉलीडेज, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, विल मीट अगेन आफ्टर द हॉलीडेज, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।